हेलो क्लास, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है ऊष्मा एवं ताप। और इस चैप्टर की आज वर्कशीट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप डैश या डैश है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम ताप को 3 यूनिट्स में नाप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो जब हमारे शरीर का ताप पूछा जाता है तो वो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट यानी कि सेंटीग्रेड, सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही चीज़ है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम अपने शरीर का तापमान नाप सकते हैं और ये हम किससे करते हैं? एक उपकरण से जिसका नाम है थर्मामीटर। ठीक है, आपने अपने दैनिक जीवन में थर्मामीटर देखा होगा। जब भी किसी को बुखार होता है तो हम डॉक्टर हो या घर में भी थर्मामीटर के ज़रिए ही नापते हैं कि उस व्यक्ति को कितना बुखार है, ज़्यादा है, कम है, क्या है। बुखार तब बोला जाता है जब वो इस स्वस्थ शरीर के मापन से उस व्यक्ति के शरीर का तापमान ज़्यादा हो। ठीक है, तो जैसे अगर ये है स्वस्थ, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने एक थर्मामीटर बनाया हुआ है यहाँ। तो अगर आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का मार्क किया है मैंने, अगर ये स्वस्थ शरीर का मापन है तो इस मापन के ऊपर जो भी होगा, अगर उस व्यक्ति का शरीर का तापमान इस रेड मार्क के ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को उतने तापमान का या उतना ज़्यादा बुखार है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी बोलो, और अथवा 98.6 यानी कि 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। ठीक है, दोनों ही एक ही तापमान है, 1 डिग्री सेल्सियस में है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ताप मापने के 3 मात्रक अभी मैंने बताया था, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। थर्मामीटर के 2 प्रकार हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर। उसके बाद ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, ये आपको याद करना है। ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये। अब पहले ही प्रश्न का 4th पार्ट देखते हैं हम, ऊष्मा का SI मात्रक। तो ऊष्मा का SI मात्रक है जूल। ठीक है, जूल है इसका मात्रक। उसके बाद एक कैलोरी क्या है? 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इन दोनों तापमान को जब आप घटाएंगे, 15.5 में से 14.5 जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1 डिग्री सेल्सियस मिलेगा ना। तो इन दोनों को घटाने पर मिलेगा 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तापमान को 14 से हम 15 ले जा रहे हैं, तो यानी कि हम तापमान बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रक को 1 कैलोरी कहा जाता है। इसका 6th पार्ट है ये फॉर्मूला, जिसमें आपको बताना है कि Q, S, M और T क्या है। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूला याद करने से चीज़ें नहीं हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में जो चीज़ आ रही है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, Q बराबर M गुणा S गुणा डेल्टा T, ये जो ट्रायंगल बना है उसको बोलते हैं डेल्टा। और ये डेल्टा ये शो करता है कि क्या उसमें चेंज आया है, क्या बदलाव आया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहेगी, उम्मीद करती हूँ। Q का मतलब है ऊष्मा की मात्रा, M का मतलब है पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि मास या भार, S का मतलब है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा T, ये जो डेल्टा T का मतलब है
पदार्थ की ताप वृद्धि, मतलब कितनी बढ़त आई है तापमान में। और बढ़त कैसे निकालेंगे, घटा के। और जब हम घटा रहे हैं तो मतलब हम चेंज निकाल रहे हैं, कितना उसमें बदलाव आया। तो इसीलिए इसको हम डेल्टा टी लिखते हैं। डेल्टा का मतलब है चेंज, बदलाव। ठीक है। दूसरा प्रश्न, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में इन तापमानों को बदलना है। तो करके देखते हैं इसको। फॉर्मूला ये आपके सामने दिया हुआ है, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है आपको। जो तापमान दिए गए हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ F लिखा है वहाँ आप ये तापमान लिखेंगे और आपको बाकी सारी वैल्यूज़ हैं, आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। और वही होगा उस टेम्परेचर का, उस तापमान का डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलाव करने पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसी फॉर्मूले में मैं करूँगी C, क्योंकि हमें C की वैल्यू निकालनी है, पता नहीं क्या है। F की जगह हम 100 लिख सकते हैं। 100 में से 32 घटाना है बटा 180, बाकी सब वैसा का वैसा है। बस जहाँ F लिखा था वहाँ मैंने वो तापमान लिख दिया जो मुझे डिग्री फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन में दिया गया था और जिसका बदलाव मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में करना है। ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करूँगी। 100 में से 32 जाएगा तो क्या बचेगा, 68 बचेगा। 68 बटा 180 और ये बराबर है C बटा 100 के। ठीक है। तो अब देखो C मैं यहाँ कर रही हूँ ऊपर इसको। C बराबर क्या होगा, 68 इंटू ये 100 इधर चला जाएगा इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 180। ठीक है। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब सिंपल सॉल्व करना है। 2 से मैंने काट दिया, 2 9 18, 2 34 68। ठीक है। अब और कुछ कटेगा नहीं, तो 340, क्योंकि ये 34 ये 10 के साथ गुणा होगा, 340 बटा 9। तो 340 बटा 9 आप अगर 340 का 9 में भाग दें तो आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप इसको करें तो आंसर है 37.78। ठीक है। अब दूसरा है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी फॉर्मूले में करना है। जहाँ F था वहाँ 75 लिख देना है। सॉरी, थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा ये। 75 माइनस 32 बटा 180। तो 75 में से 32 आप घटाइए। ठीक है। बटा 180, फिर से ये 100 इधर जाएगा तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 43। 100 बटा 180, ये 0 कैंसिल हो गया। तो आपको 430 का भाग 18 में देना है। तो आपको उस 75 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में क्या लिखेंगे उसका मान आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 23.89। ये आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। 8 9 इसीलिए क्योंकि 8 8 8 बहुत बार आ रहा था, तो उसको एक बढ़ा कर लिख देते हैं ना जब भाग देते हैं। तो 23.89 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के। उसी प्रकार से अब F की जगह मुझे 52 लिखना है। तो मैं लिखूँगी C बटा 100 बराबर 52 माइनस 32 बटा 180। 52 में से 32 घटाएंगे, क्या बचेगा, 20। 180। ये 100 फिर इधर जाएगा तो मैं पहले से लिख दे रही हूँ, ये बराबर होगा C के। ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 18 9 बार जाएगा और ये 100 बार। ठीक है। क्योंकि 2 से हमने कैंसिल किया, बचा क्या, 100 बटा 9। अब अगर आप 100 का भाग देंगे 9 में तो आपको मिलेगा 11.11 करके आएगा। तो यही इसका उत्तर है। उसके बाद 36 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो C बटा 100 बराबर 36 माइनस 32 बटा 180, बचेगा 4 बटा 180 और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया है।
ये 2 को 20 से गुणा करेंगे आता है 40, 2 को 9 से गुणा करेंगे आएगा 18। तो 2 से मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया, बचा 20/9। तो इसको आप भाग दीजिए, 2.222 करके आएगा। फिर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए अब देखो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, 0/180 बचेगा, और 0/180 क्या होगा, 0 ही होगा। c/100 के बराबर है ये। अब c देखो, जब ये 100 इधर जाएगा इस साइड तो 0 गुणा 100 होगा, किसी का भी गुणा 0 में करो 0 ही आता है। तो यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब दूसरा पार्ट है डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो सेल्सियस में तापमान दिया हुआ है, जहाँ जहाँ सेल्सियस का C लिखा है वहाँ इस वैल्यू को रख देंगे, तो उसी तापमान का फ़ारेनहाइट में वैल्यू आपका मान आपको पता चल जाएगा। तो इसको मैं करके बताती हूँ। पहला है 100 डिग्री सेल्सियस, तो C की जगह 100 लिखा, बराबर F-32 बटा में 180, 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अब ये 1 इस 180 के साथ गुणा हो जाएगा, ये बराबर है F-32 के, और 1 गुणा 180 होगा 180 बराबर F-32, और ये -32 जब इधर जाएगा तो +32 हो जाएगा, क्योंकि साइन जब इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है कोई भी संख्या तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये -32 है तो इधर जाके वो +32 होगा, यानी कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू आएगी 180 + 32, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दूसरा पार्ट है 180 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो मैं क्या करूँगी, C/100 लिखा, सॉरी 180/100 लिखूँगी, क्योंकि C की जगह मैंने 180 डाल दिया है, बराबर F-32/180। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा 9/5, क्योंकि 2 से मैंने काटा है, 2 और 9 का गुणा करेंगे आता है 18, 2 और 5 का गुणा करेंगे आता है 10, तो उस हिसाब से मैंने इसको काट दिया है। बचा 9/5 बराबर F-32/180। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये 180 जो है वो यहाँ पर गुणा होगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ इस तरीके से, बराबर F-32। ठीक है, तो ये 5 और ये 180 कट सकता है, 5 कम 5, और 5 को जब मैं 180 को 5 से भाग दूँगी तो 5 दिया 15 होता है, बचा 3 36, यानी कि 9 गुणा 36 बराबर है F-32 के। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये -32 हम इधर ले आएंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा, आप अपने आप सॉल्व करके देखेंगे। 324 बराबर F-32, -32 से हम इधर आएंगे तो ये +32 हो जाएगा, और ये बराबर होगा फ़ारेनहाइट के। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 356 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 180 डिग्री सेंटीग्रेड के। उसके बाद 32 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो 32/100 हम लिखेंगे, क्योंकि C की जगह मैंने 32 डाल दिया है वैल्यू, बराबर F-32/180। इसी F का मान हमें निकालना है। तो अब फिर से 32/100, तो 32/100 और ये 180 इधर गुणा में चला जाएगा, तो गुणा 180। मैंने बोला है कि इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ जब कोई भी नंबर जाता है तो उसका साइन बदल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 180 भाग दे रहे हैं हम, यानी कि साइन है भाग का। ठीक है, तो जब वो 180 इक्वल टू के इस साइड से इस साइड पर आएगा तो इसका साइन चेंज होगा, ये भाग से गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखो, भाग चेंज होता है गुणा में, गुणा चेंज होता है भाग में, प्लस चेंज होता है माइनस में, और माइनस चेंज होता है प्लस में।
ये इस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, तो ये बराबर है F-32 के। अब ये और ये कट गया, ये 5 से जाएगा और ये 9 से जाएगा, 2 से काटा है मैंने, 2 पंजे 10 और 2 नवैया 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 32 को 9 से गुणा करना है और फिर जो भी आएगा उसको 5 से भाग देना है। तो 32 गुणा 9 भागे 5 आएगा 57.6। 57.6 बराबर F-32। ठीक है, खुद सॉल्व करके देखना। 32 को पहले 9 से गुणा करना और फिर उसके बाद वो जो आएगी संख्या, गुणनफल जो आएगा उसको 5 से भाग दे देना, 57.6 आएगा। अब इस 57.6 में ये -32 इक्वल टू के इधर जाएगा तो +32 हो जाएगा, यानी कि F बराबर 57.6 + 32, 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका मान है। फिर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो मैं लिखूँगी 50/100 बराबर F-32/180। तो ये कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 1/2। अब ये 180 इधर जाएगा तो ऐसे गुणा हो जाएगा, 1 गुणा 180 क्या हुआ, 180 ही हुआ। और 180 को जब हम 2 से भाग देंगे आएगा 90, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 90। 90 बराबर F-32। फिर -32 इधर जाएगा, +32 होगा। तो 90 में आपको 32 जोड़ देना है। जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा F बराबर 122 डिग्रीज। ठीक है, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो 25/100 लिखेंगे और F-32 बराबर बटा 180 करेंगे। और जब आप इसको भाग देंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100 होता है, तो 1/4 आया। और 180 फिर इधर गुणा में जाएगा, तो 1 गुणा 180/4, 1 गुणा 180 180 ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर 180/4 बराबर है F-32 के। अब आप 180 को 4 से भाग दीजिए तो इसका मान आएगा 45। अब ये -32 इक्वल टू के इधर जाएगा, तो 45 में 32 जोड़ देंगे आएगा 77 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है लास्ट, तो 0/100 क्या होता है, 0 ही होगा, बराबर F-32/180। अब ये 180 इधर गुणा होगा, 0 में कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है आंसर, तो फिर 0 लिख दिया, बराबर F-32। ये -32 इधर जाएगा, +32 हो जाएगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया। अब तीसरा प्रश्न, ऊष्मा स्थानांतरण विधियाँ क्या हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ हैं। स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। 3 विधियां हैं, चालन जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन, और दूसरी विधि है संवहन जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन, तीसरी विधि है विकिरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट था। पहले मैं आपको विधियों के नाम लिखने थे जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ, और ये जो बॉक्स बने हैं पिंक कलर के उसमें आपको विधियों की परिभाषा लिखनी है। तो अब विधियों की परिभाषा आप सुन लीजिए, बाकी ये बुक में भी दी गई है। तो तप्त अणु अपनी ऊष्मा अपने पड़ोसी अणु को स्थानांतरित करते हैं। पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण अपने पड़ोसी अणुओं को करते हैं। इस प्रकार ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुंच जाती है और कुछ समय बाद पूरा उपकरण गर्म हो जाता है। ऊष्मा संचरण की यह विधि चालन विधि कहलाती है, यानी कि कंडक्शन। उसके बाद हम देखते हैं संवहन या कन्वेक्शन विधि। तो इसमें आपकी बुक में एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझाया गया है, और ये विधि जो है वो द्रव और गैसों में होती है। और अब हम
देखते हैं कि इस विधि की परिभाषा क्या है। तो अणु अपने पास के ठंडे जल के अणुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण पानी की ऊपरी सतह की ओर जाते हैं और ऊपरी सतह के जल के अणु नीचे की ओर आते हैं। जैसा कि मैंने बोला, आपकी बुक में ये एक क्रियाकलाप द्वारा समझाया गया है, तो मैं भी वही पढ़ रही हूँ। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे जल गर्म हो जाता है। उक्त प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं की गति के कारण होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अभी मैंने आपको चालन बताया था। तो कोई भी ठोस अगर पदार्थ हो, उसमें आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है स्थानांतरण विधि में, अगर मैं इस अणु को हीट करूं, पहले वाले अणु को मैंने ऊष्मा दी, तो जो ऊष्मा ये अणु प्राप्त करेगा उससे ये अपनी ही जगह पे हिलेगा, वाइब्रेट करेगा कह सकती हूँ मैं। ठीक है, ये अणु अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करता है और उसका जो ताप है वो अपने पड़ोसी अणु को देता है। फिर ये वाला अपनी ही जगह पे हिलता है और ये ताप तीसरे को देता है, चौथे को देता है। इस प्रकार ये चलता रहता है। तो वन बाय वन, जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं किसी बच्चे से बोलूँ आप मुझे ये बुक उठा के दीजिए, और वो बच्चा रो में बिल्कुल पीछे बैठा है, तो वो बच्चा अपने आगे बेंच पे बैठे हुए बच्चे को बुक दे रहा है, फिर वो बच्चा अपने आगे बैठे बच्चे को बुक दे रहा है, और इस प्रकार बच्चे से बच्चे होते हुए बुक मेरे पास पहुंच रही है। तो ये इसी प्रकार है कि तापमान हर एक अणु से होते हुए पूरे पदार्थ को गर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये है चालन विधि। और अगर मैं कन्वेक्शन विधि बोलूं, तो इसमें हो क्या रहा है कि कोई भी अगर पदार्थ है, लिक्विड और गैस में ये होती है, द्रव और गैस में ही हो सकती है ये विधि। तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, वैसे चिपके हुए और मजबूती से बंधे नहीं होते जैसे कि ठोस में होते हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर हम एक पतीले में गर्म कर रहे हैं, तो जो गर्माहट है वो इधर से लग रही है। ठीक है, तो गर्माहट कहाँ पहुँच रही है, सबसे पहले जो नीचे पार्ट है ना पानी का, अगर बर्तन में हमने पानी उबालने को रखा, ठीक है, जो गर्माहट है ईंधन की वो सबसे नीचे सतह में पहले पहुँचेगी। तो जो गर्म हवा होती है वो हमेशा हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। भारी चीज़ नीचे बैठ जाती है और हल्की चीज़ ऊपर उठ जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ का सतह जब ये ताप पाता है तो गर्म हो जाता है, गर्म हल्का हुआ, हल्का ऊपर उठेगा, तो ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो अणु थे वो ऊपर आ गए, और ऊपर के ठंडे थे भारी थे, तो वो नीचे चले गए। ठीक है, फिर यहाँ पर गर्म हुए, फिर ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर के ठंडे थे नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से चलता रहता है, और इस स्थानांतरण से धीरे धीरे पूरी चीज़ गर्म हो जाती है। हम कहते हैं पानी उबल गया। तो ये है आपका दूसरी विधि, संवहन विधि। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब विकर्ण अगर हम विधि देखें, तो ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम से होता है, डायरेक्ट पास कर दिया। अब जैसे मैंने अभी वो पहला एग्जाम्पल दिया था बुक पास करने वाला, बच्चा रो में आखिरी बैठा है, 5 बच्चे बीच में हैं और यहाँ खड़ी है टीचर ने बोला मुझे बुक चाहिए, बुक यहाँ पड़ी है। ठीक है, टीचर ने बोला कि मुझे बुक चाहिए ये वाली, तो ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट फेंक दे इसके पास, बिना किसी इन बीच के बच्चों का इस्तेमाल किए बिना उसने वो चीज़ टीचर तक पहुंचा दी। बुक नहीं फेंकेंगे, कोई बॉल है, ठीक है, बॉल फेंकनी थी, तो बॉल फेंक दी इसने डायरेक्ट, तो ये हो गया विकिरण। अब अगर एक एक बच्चे से पास करवाता वो होता कंडक्शन। ठीक है,
अब प्रश्न 4, पदार्थों के नाम लिखो जो गर्म करने पर ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस विधि का नाम भी बताओ। तो ये विधि है ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, सिर्फ नाम बोला था तो सिर्फ नाम बताया मैंने। और कुछ पदार्थ जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं वो हैं जैसे कपूर, नौसादार या नैप्थलीन की गोलियां। प्रश्न 5, दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव के 2 वाक्य लिखो, यानी कि 2 पॉइंट लिखने हैं ये बताते हुए कि दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या प्रभाव है। रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्म होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी ना हो जाए। दूसरा, 2 खंभों के बीच तार को ढीला बांधा जाता है ताकि सर्दी में तार के सिकुड़ने पर खंभे टेढ़े ना हो जाए। ठीक है, 2 वाक्य मैंने बता दिए और इसी के साथ ये चैप्टर की वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।